इसका पहला क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 28 का, स्ट्रेस स्ट्रिंग। अच्छा, ये सारे क्वेश्चन है वो आपके स्टेशनरी वेव्स का जो पोर्शन है, ठीक है, सुपरपोजिशन, डॉपलर इफेक्ट, इंटरफेरेंस, उसके क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। और ज्यादातर आपके क्वेश्चन इसमें वो जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है, ओपन पाइप, क्लोज पाइप, स्टेशनरी वेव के दौरान स्पीड और डॉपलर इफेक्ट, उनके क्वेश्चन आते हैं। अच्छा जी, स्ट्रेस स्ट्रिंग है, उसकी लंबाई है 1 मीटर, उसकी मास पर यूनिट लेंथ। अब ये नोट कर लो, ये बास बच्चे सॉल्व कर भी लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ, इसको हम कैपिटल M बाय L कहते हैं और ये स्मॉल m से शो होता है। स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है अंडर रूट टेंशन को F से शो करो ओवर स्मॉल m। तो इसमें ये स्मॉल m मास पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है, ये नोट कर लो, ये बहुत से बच्चों को याद नहीं होता। किलोग्राम पर मीटर इसका यूनिट होता है, ठीक है। एक चीज, ये फॉर्मूला वैसे आपके पास जब आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाते हो ना F1 का, तो वो बनता है 1/2L अंडर रूट F/m। ये लिखा हुआ भी है, ये मैं इसको नहीं, मैंने क्लोज कर दिया सर्कल पे। अब आप कहोगे जी आपने 1/2L बोला, ये N/2L है, N ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने फर्स्ट मॉड की फ्रीक्वेंसी बताई है, सेकंड मॉड होगा तो 2/2L हो जाएगा, तीसरे मॉड में 3/2L होगा, बाकी अंडर रूट F/m वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन किया जा रहा है, टेंशन 20 न्यूटन है, स्ट्रिंग को प्लग किया गया 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से फ्रॉम वन एंड। अब ये भी एक चीज नोट कर लो, ये एक तार है, इसकी लंबाई आपके पास L है, लेट्स सपोज। अगर आप उसको सेंटर से प्लगिंग करते हो L/2 डिस्टेंस से, तो नीचे वाले 2 को 2 पे डिवाइड करो, जवाब आता है 1। इसके अंदर 1 लूप वाइब्रेट करेंगे। लेकिन इसी तार को जिसकी लंबाई L है, आप सेंटर से जरा हट के यहां से L/4 लंबाई से प्लगिंग करते हो उसकी, तो ये 2 पे डिवाइड को 4 को 2 जवाब आता है, ये 2 लूप्स आता है। तो ये वायर 2 लूप में वाइब्रेट करेगी, ठीक है। इसका मतलब है नंबर ऑफ लूप्स इस पर डिपेंड करते हैं कि हम तार को किस जगह से प्लग करके छोड़ रहे हैं। इसमें L/2 पर एक लूप आता है, L/4 पे 2 आते हैं, L/4 के बाद इवन नंबर पे चलना है, 6 पे 3 लूप आएंगे, 8 पे 4 लूप आएंगे एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आपके पास टोटल लंबाई थी 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर के निशान से प्लगिंग की गई है। तो यहाँ पे अगर 1 मीटर को आप कहते हो ये लंबाई L है, तो 25 का मतलब L/4 होता है। L/4 में 2 लूप होते हैं, ये 2 लूप का क्वेश्चन है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है F2 का 2F1, F1 का फॉर्मूला वो लिखा है राइट साइड पर। तो 2 इंटू आपके पास 1 आ जाएगा, या 1/2L यूं कर लेते हैं, ठीक है, अंडर F/m। लें जी, बाकी चीज आपको गिवन है, वैल्यू पुटअप करके हल कर लें। 200 न्यूटन इज योर आंसर, हर्ट्स, 200 हर्ट्स इज योर आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये बड़ा सिंपल है। सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। सेकंड ओवरटोन, ओवरटोन होती है F1 को छोड़ के जो फ्रीक्वेंसीज आती है ना, F2 फर्स्ट ओवरटोन है, F3 अगली ओवरटोन है। और इसमें एक बात याद रखना, क्लोज पाइप में इवन ओवर हार्मोनिक होती नहीं है, ठीक है, इवन हार्मोनिक 2 नहीं होती, 4 नहीं होती, 6 नहीं होती। और ओपन पाइप जो होते हैं, जो दोनों तरफ से ओपन होते हैं, उसमें 1 से लेके 1 2 3 4 सारी हार्मोनिक होती हैं और सारी ओवरटोन मौजूद होती हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं ओपन पाइप है, उसकी जो सेकंड ओवरटोन है, सेकंड ओवरटोन का मतलब F1 छोड़ दो, F3 आपकी पहली, F5 की बात हो रही है, इसमें F5 की बात हो रही है। और फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप, ठीक है जी, क्लोज पाइप की फिफ्थ हार्मोनिक। अब फिफ्थ हार्मोनिक आपके पास F5 ही होती है। ओपन पाइप, इसकी फ्रीक्वेंसी चलती है F1, F2, F3, F4, ये ओपन पाइप की बात हो रही है। और क्लोज पाइप F1, F3, F5, F7, ये क्लोज यानी एक तरह से क्लोज है। अब ये इसकी फर्स्ट हार्मोनिक, ये इसकी सेकंड हार्मोनिक है F3, ठीक है। और सेकंड ओवरटोन कहना चाहिए, हार्मोनिक मैं बोल गया हूँ बेटा, सेकंड ओवरटोन। F2 फर्स्ट ओवरटोन है,
F1 फंडामेंटल है, ये याद रखना। अब क्लोज पाइप की तरफ आ जाओ। क्लोज पाइप की बात हो रहा है फिफ्थ हार्मोनिक, वो ये वाली है, पांचवी हार्मोनिक। इन दोनों की वैल्यूज को ये देखिए यहाँ बराबर किया गया। आगे इनके फॉर्मूले भी बराबर कर दिए गए। लंबाई इनकी फर्क है, वेलोसिटी सेम होगी, तो लेंथ की रेशियो निकालनी थी 6/5 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है बच्चे, तो ये आंसर 40 में। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है अगला। तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, इमिट करता है लाइट सिग्नल को जो कि ऑब्जर्व करता है ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर वेवलेंथ में कोई तब्दीली नहीं, फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली नहीं, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जमीन की चक्कर काट रहा है, ये जमीन है। तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की क्या है, सिंक्रोनाइज हुई हुई है, जीरो। जब रिलेटिव मोशन सोर्स और ऑब्जर्वर की जीरो होगी तो कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होता, सेम रहेगी। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद है फोर्थ, सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, लैम्डा बढ़ेगा। इफ द डॉपलर शिफ्ट, डेल्टा लैम्डा का उसने फॉर्मूला दे दिया, डेल्टा लैम्डा 10 सेंटीमीटर है, एक्चुअल वेवलेंथ 50 है, तो नया लैम्डा बता दें आप लोग। वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर। अब चूंकि ये दूर जा रहा है, दूर जाते हुए लैम्डा बढ़ता है, जो नया लैम्डा होता है उसमें डेल्टा लैम्डा में असल लैम्डा ऐड करना होता है, तो 60 आंसर आएगा, जस्ट जमा कर दो, ये नीचे हुआ हुआ भी इधर। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान, स्ट्रेस स्ट्रिंग है, 4 मीटर लंबाई है, 6 सेगमेंट है, यानी 6 लूप है, उनमें वाइब्रेट कर रहा है। डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव नोड्स, लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पूछा जा रहा है मुझसे। तो पहली बात है, मैंने सिर्फ ये करना है कि मेरे पास जब 6 लूप होंगे, 2 लूप मिलके एक लैम्डा बनता है, तो 6 को 2 पे डिवाइड करो, तो मेरे पास 3 लैम्डा का डिस्टेंस 4 मीटर है, 3 लैम्डास का डिस्टेंस 4 मीटर है, एक लैम्डा का 4/3 आ गया। ठीक है, अब नोड्स की बात करते हैं, मैं डायग्राम आए तो ये वाली, 1 2 3 4 5 6, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये 6 लूप बना दिए। अब कंसेक्टिव नोड का मतलब है एक नोड ये रहा, एक ये रहा, इनका फासला मालूम करना है। ठीक है, तो आपने इसका हाफ कर देना है, 0.66 इज योर आंसर। सिक्स क्वेश्चन है कि इफ द टेंशन इन अ स्ट्रिंग बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज मेड 4 टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी को क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ टेंशन। तो अंडर रूट 4 कितना होता है, 2, 2 गुना बढ़ जाएगा, डबल। ठीक है, ये वैसे इधर बताया हुआ भी ये चीज। उसके बाद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा क्लोज पाइप, 75 है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन F2 होती है। ठीक है, अब यहां पर जो फ्रीक्वेंसी की तरतीब में बता के F1, फिर F3, फिर F5, ये मालूम करनी है फर्स्ट ओवरटोन। अब F3 जो होती है वो 3F1 होती है, तो 3F1 कर दो बस, ये 3 × 5, ये आंसर। आठवां है जी, आप फास्ट मूविंग ट्रेन है, उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, ये सोर्स है आपका, मूविंग टूवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, ये यूएस का आंसर है 40। और जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई दे रही है इसकी 300 है ओरिजिनल। इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड है 340, तो देन द चेंज इन द, अब आपने यहाँ डेल्टा निकालना है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी नियरली, लो जी अपरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। अपरेंट फ्रीक्वेंसी उसका फॉर्मूला जब ऑब्जर्वर की जानिब सोर्स आ रहा होता है, ये लिखा होता है इस फॉर्मूले में, ये आपने तरतीब से वैल्यूज पुट अप की है। ठीक है, नीचे आपके पास 300 आएगा जो कट जाता है आराम से, और ये जवाब आ गया, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। इवन नीचे अगर जवाब सेम ना भी आता, क्लोज क्लोज आता, तो वो भी हल हो जाता है। आगे क्वेश्चन आ ही जाएंगे। नाइन्थ है, व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर जब जाता है फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ और जो क्या नाम है लैम्डा, उस पर कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, लैम्डा पे कोई फर्क नहीं होता, तो ये बोथ वाला आंसर सही ले लेंगे हम। 10th है जी, apparent wavelength of the waves coming from a distant star observed by the laboratory, वो 200 थी। ठीक है, ये आपके पास apparent wavelength है, यानी कि ये वो wavelength है जो एक स्टार से हमें मिल रही है, ये
कैलकुलेटेड वैल्यू है, जबकि सेम वेवलेंथ जब लेबोरेटरी में बनाई जाती है 150 है, असल वैल्यू 150 है, हमें जो मिल रही है वो 200 है, ज़्यादा है। वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो अवे जा रहा है। ठीक है जी, तो इसमें भी स्टार इज मूविंग अवे, पहला जॉब भी सही है, और तीसरा जॉब भी सही है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो डेल्टा को पिक करेंगे। 11 पे कह रहा है ऑर्गन पाइप है, क्लोज है एक एंड से, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1500 है। मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवरटून इसमें कितनी बन सकती हैं भाई, जितनी इंसान आवाज सुन सकता है उससे ज्यादा तो नहीं बनेगी ना, उससे ज्यादा बन भी जाएंगे तो हम सुन ही नहीं सकते। तो आपने सिंपल ये करना है, से ये चेक करना है कि इसमें कहाँ तक फ्रीक्वेंसियां बन सकती हैं। तो भाई ये तो आपने खैर से अब स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करोगे, 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19,500, जो 20,000 से छोटा जवाब है, क्योंकि 20,000 से ऊपर तो हाँ आपका और मेरा कान सुन ही नहीं सकता। ठीक है, तो 13 कम से कम आपके पास इसके अंदर फ्रीक्वेंसियां आएंगी, 13 तक। अब 13 तक में ओवरटून कितनी है ये देखनी है। तो अब आप देखें 1 3 5 7 9 11 13, 1 2 3 4 5 6 ओवरटून है इसमें, ये वाली F1 ओवरटून नहीं होती, वो असल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल है वो, छठा आंसर है। 12 question is suppose that the speed of the sound in air at a given temperature is 400 मीटर पर सेकंड। आ गई स्पीड। विसल आ रही है 1200 हर्ट्ज की, ये भी पता लग गया। अप्रोच कर रही है 100 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, हमारी तरफ आ रही है। अपरेंट चेंज बताना है हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, सोर्स आ रहा है वही फॉर्मूला ऊपर वाला, वैल्यूज उसी तरह पुटअप करेंगे, नीचे 300 आ जाएगा, ये भी हल हो सकता है। ये 2 0 गए, बाकी ये 4 पे चला गया, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1600 डेल्टा आंसर। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डॉपलर इफेक्ट में स्पीड साउंड की मोशन की वजह से या सोर्स की मोशन की वजह से, सोर्स की मोशन की वजह से, साउंड की मोशन का मतलब है सोर्स की मोशन की वजह से, ये ऑब्जर्वर की मोशन की वजह से। इन आइदर केस फ्रीक्वेंसी बढ़ती है या कम होती है, लेकिन होती तो एक कांस्टेंट लेवल पे ही है ना। फ्रीक्वेंसी 1200 से बढ़ के 1400 हो गई, कम हो के 1000 हो गई, जो भी है रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू तक जाती है, वेरिएबल नहीं होती। जैसे ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, डेल्टा, ये डेल्टा होगा। क्यों? इस क्वेश्चन में अपरेंट फ्रीक्वेंसी का बताना है, जिसमें ऑब्जर्वर जो सुनेगा, जब ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे, दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा कम होगी एक्चुअल से, इसलिए डेल्टा है। और इसमें आप याद रखना, बाद बच्चे ये समझते हैं कि अल्फा में से या 40 में से क्या आंसर लगा देते हैं, ये अल्फा 40 चेंजिंग फ्रीक्वेंसी को शो कर रहे हैं, मुसलसल चेंजिंग। ये मुसलसल चेंज नहीं होती, इसमें चेंज आ गया है बस, और वो वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से आप आ रहे हैं या जा रहे हैं। हम वो केस डिस्कस नहीं करते अपने सिलेबस में कि जिसमें मुसलसल तब्दील होने वाली वेलोसिटी आ रही है, एवर इंक्रीजिंग या एवर डिक्रीजिंग, उसकी बात नहीं करते हैं। 14 क्वेश्चन है, ये एक बाइनरी स्टार है, यानी कि जिसमें दो हिस्से होते हैं, और ये दो आपस में एक पॉइंट के घूम रहे होते हैं, कॉमन इनका सेंटर होता है। एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमें दे दिया गया है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू शो हो रही है, डॉटेड लाइन के जरिए वैल्यू तो नहीं हो रही, बस शो किया गया है। सवाल ये कर रहा है द रेट ऑफ रोटेशन ऑफ द बाइनरी स्टार इंक्रीज, यानी कि बाइनरी स्टार और तेजी से घूमना शुरू हो गया है, तो व्हाट इज द चेंज एफ मैक्सिमम एंड द चेंज टू एफ मिनिमम। तो भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी, मिनिमम कम से कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि जब तेजी से घूमेगा तो एक स्टार तेजी से हमारी जाने पाएगा, एक हिस्सा स्टार का, दूसरा स्टार इस बाइनरी स्टार के अंदर वो हमसे तेजी से दूर जाएगा, जो करीब आएगा वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी देगा, जो दूर जाएगा वो कम देगा। तो 40 आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 15th क्वेश्चन है, इसमें अब आपको एक डायग्राम बनी हुई है, वेव्स हैं, सोर्स एस, और अराइव करती हैं पी पर, दो जगह मुख्तलिफ रस्तों से, ठीक है। अच्छा, गिवन दैट द रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड एट पी इज मिनिमम, पी पे मिनिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। फेज डिफरेंस बता दें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होता है। जो ऑड मल्टीपल है
उसका जो फेज डिफरेंस होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है, यानी 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, और इसको हम इस फॉर्मूले से शो करते हैं डेल्टा वाले से। 2n+1 एक ऑड नंबर है। ये वो है स्पीकर वाला क्वेश्चन इंटरफेरेंस का। वाटर वेव्स टाइप वाटर वेव्स हैं ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर आर प्रोड्यूस बाय टू जनरेटर S1 S2। अब उन्होंने स्पीकर की जगह जनरेटर यूज कर लिए। प्लेस 5 सेंटीमीटर अपार्ट, इनका आपस का फासला 5 मीटर है। ईच जनरेटर when operated by itself produces wave which have an amplitude A at P which is 12 meter from S1। नहीं जी, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, when the generator are operating in phase amplitude of the oscillator at P कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, आपने इसमें पाथ डिफरेंस निकाल के देख लेना है कि ये इंटरफेरेंस किस किस्म की हो रही है। ये फासला 12 है, ये 5 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, ये 13 आ जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर होल अंडर रूट, वो 12 का स्केयर आता है 144 और 5 का 25, 169 का अंडर रूट 13 होता है। 13 आपके पास डिस्टेंस आ गया। अब 13 का 12 से ले रहे हैं डिफरेंस 1 मीटर आ रहा है जो आधे लैम्डा के बराबर है। आधा लैम्डा डिस्ट्रक्टिंग डिफरेंस को शो करा तो ए पर कोई भी एम्पलीट्यूड शो नहीं होगा, जीरो आंसर होगा, अल्फा वाला जवाब है। ये जवाब टिक करेंगे। 17 क्वेश्चन है उसके बाद। S1 S2 R2 कोहेरेंट सोर्सेज हैं which are equidistant from P operating alone S1 प्रोड्यूस, उसकी जो इंटेंसिटी है वो 9 है। S2 की इंटेंसिटी इसका 4 गुना ज्यादा है इससे। When both are in phase the resulting intensity at P बता दें। हमें पता है इंटेंसिटी का जो हमारा रिलेशन है, जो हम पढ़ के भी आए हैं पीछे, एम्पलीट्यूड के स्केयर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी तो एम्पलीट्यूड भी तो चेंज होगा ना रिजल्टेंट पे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है या डिस्ट्रक्टिव होती है। अब चूंकि इन्होंने बात जो कर रहे हैं रिजल्टिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो फॉर्मूला होगा रिजल्टिंग का, हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करना है। दो इंटेंसिटीज हैं, एक खाली आई है और एक 4i है हमारे पास। इस लिहाज से अंडू ले लें पहले इसका, क्योंकि आपको पहले x मालूम करना है। तो ये बन जाएगा इंटेंसिटी अंडर एक्स के प्रोपोर्शनल। अब जब मैं x रिजल्टेंट निकालूंगा तो x1 प्लस x2 होना चाहिए, दो का सम। ठीक है, अब चूंकि आपका जो x है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, तो x1 होगा, अब मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ, प्रोपोर्शनल की जगह एक ही बात है, ये आई अंडर रूट के, x2 होगा अंडर रूट ऑफ 4i, यानी कि 2 अंडर रूट i हो जाएगा। इस लिहाज से देखा जाए एक 2 है और एक 1 है, अंडर रूट i तो कॉमन है ना, x1 इसमें 1 है, x2 इसमें 2 है, तो जो सम आएगा ना वो 1 + 2 3 हो जाएगा। एक चीज ये आपके पास आ गई नेट इंटेंसिटी। अब ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है, इसके मुताबिक इंटेंसिटी निकालनी है, अंडर रूट इंटेंसिटी का x के प्रोपोर्शनल है, इसका स्केयर कर दो तो ये आ गया प्रोपोर्शनल टू x स्केयर, जो इक्वल टू होगा 3 स्केयर, और जो बन जाएगा 9 टाइम्स इजाफा होगा, 40 आंसर है, 9 टाइम्स इजाफा होना है। उसके बाद 18 क्वेश्चन है। 18 भी बड़ा सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। एक स्ट्रिंग है, उसको वाइब्रेट किया 3 हिस्सों में। ठीक है, स्ट्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स so that segments possesses fundamental frequencies की रेशियो है 1 2 3। देन द लेंथ, अब देखें फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनकी रेशियो उल्टी हो जाएगी, बस इतना फर्क है। ये लेंथ कोई लंबा क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ऑलरेडी, v/12 वाला, हम अभी पीछे पढ़ के भी आए हैं। अब आपको हो गया जी किधर पढ़ा, तो f1 = 1/12 अंडर रूट f ओवर m पढ़ाया था ना मैंने। इसमें ये फॉर्मूला वेलोसिटी का है, तो ये v/12 ही होता है, तो यानी फ्रीक्वेंसी और लेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है कि जी 19, दो हार्मोनिक हैं ट्रैवल कर रही हैं सेम मीडियम में, उनकी फ्रीक्वेंसी की रेशियो 1:2 है और इंटेंसिटी रेशियो 136 है। एम्पलीट्यूड की रेशियो क्या होगी, अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटी। अभी ऊपर एक आपको मैंने सवाल करवाया, अंडर रूट ऑफ इंटेंसिटीज एम्पलीट्यूड की रेशियो हो जाएगी बस।
तो 136 का डायरेक्ट अंडर रूट निकाल लो, 16 आंसर आ जाएगा, सिंपल। 20th पे आ जाओ। एक आपने वायर स्ट्रिंग को प्लग किया L/4 से, अभी बता रहा था मैं आपको, इस 4 को 2 पर डिवाइड करो, 2 लूप बनेंगे, ठीक है। देन नंबर ऑफ ओवरटोन्स प्रोड्यूस्ड विल बी, नहीं जी 2 लूप बन रहे हैं, 2 लूप का मतलब है आपके पास F2 होगी इसमें, ठीक है, एक F1 होगी, एक F2, 2 फ्रीक्वेंसी होंगी, तो ये ओवरटोन है, एक ही ओवरटोन आ रही है डेल्टा। 21st क्वेश्चन है, इसमें स्ट्रिंग है, उसके 8 वाइब्रेट सेगमेंट है, यानी 8 लूप हैं, ये डायग्राम में नीचे बने हुए हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी 640 है हर्ट्ज। व्हाट फ्रीक्वेंसी विल कॉज इट टू वाइब्रेट इन 3, यानी आपने F3 निकालनी है बेटा। ये फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज का, जनरल फॉर्मूला होता है ना Fn इज इक्वल टू NF1। F8 का मतलब होगा 8F1। अब F8 है हमारे पास 640, यहाँ लगाओ 8 पे डिवाइड करो, F1 का आंसर आ जाएगा 80। अब आपने F3 निकालनी है तो 3F1 कर दो, 3 इंटू 80, हमने F1 निकाल के हल कर लिया, 240 आंसर बन रहा है बीटा। 22nd को देखो, एक ट्यूनिंग फोर्क X है, उसमें 400 फ्रीक्वेंसी या 8 बीट्स पैदा करता है। अब सुन लो, 8 बीट्स हैं 400 X की Y के साथ, लें जी। अब Y की फ्रीक्वेंसी बतानी है, अब सुन लो 400 है ना, या तो +8 होगा आंसर या -8 होगा, 408 आएगा या 392 आएगा। एक ही ये जवाब आ रहा है वाई का, ये 2 जवाब हो सकते हैं। वाई को लोड किया गया, जिसको लोड करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, डिक्रीज करेगी, अब वो आ गई वाई प्राइम, ये डिक्रीज करेगी। अच्छा अब कितना हो गया, अब उसके लोड करने से जो बीट्स है ना वो 9 हो गई हैं, 9 हो गई हैं, 9, इसका मतलब बढ़ गई, डिफरेंस बढ़ गया। अब अगर मैं इसको लेट कर लेता हूँ वाई की फ्रीक्वेंसी, इसको मैं लोड करता हूँ, तो ये तो 408 से नीचे आंसर आएगा ना, 407 पे आ जाएगा, फर्क तो एक का आ रहा है ना। तो 407 का 400 से फर्स्ट डिफरेंस 7 का बनता है, 9 का नहीं बनता, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, ये होगा। क्यों, ये एक डिक्रीज करके ना 391 पे जाएगा, तो इसका डिफरेंस इसके साथ 9 बनेगा, तो 392 इज आवर आंसर। 23 में क्या है, 2 ट्यूनिंग फोर्क हैं, 350 और 354 हर्ट्ज के, एक साथ साउंड किया गया। टाइम इंटरवल बिटवीन द 2 कंसेक्टिव मैक्सिमा हर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इज, आपने अगर टाइम का डिफरेंस निकालना है तो इनमें देख लें फ्रीक्वेंसियों का फर्क कितना है, 4 का है, तो 1/4, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, तो 0.25 के फर्क से आवाज आएगी। उसके बाद सोनोमीटर है, उसकी लंबाई है वायर की 200 मीटर सेंटीमीटर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 पता लग गई 100, वेलोसिटी बतानी है बेटा, ये फॉर्मूला है, F पता है, L पता है, हल कर लो, 400 आंसर आएगा। सोल्यूशन वैसे मैं अगले से ये है, देख लो, आपको वैसे खुद का लेना चाहिए अब तो। 25th में कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप की 400 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन, अब ये क्लोज पाइप है, F1, F3, F5, F7, F9, ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड, ये थर्ड, F7 मांग रहा है हमसे, तो 7F1 आंसर होगा, फॉर्मूला होगा ये वाला, 280 इज आवर आंसर। इन अ स्टेशनरी वेव पार्टिकल वेलोसिटी एट नोड, नोड तो अपनी जगह फिक्स रहते हैं 0। 27th में कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट, जिसकी लंबाई 200 सेंटीमीटर है, ओपन एट बोथ एंड एज, तो F1 निकालना है, तो V/2 है फॉर्मूला, 82.5, 40। 28 में कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट, फंडामेंटल मोड ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज
वायर 1000 मिलीमीटर लॉन्ग इज 250 हर्ट्ज, ये लेंथ है और ये फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल F1। व्हेन द वायर इज शॉर्टेंड, 1000 से आधी लंबाई कर दी 500, सेम टेंशन के साथ। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, लंबाई कम कर रहे हो आधी कर रहे हो, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी डबल होनी चाहिए इनवर्स रिलेशन की वजह से। अभी आपको मैं पीछे बताता रहा, तो कैलकुलेशन कोई खास नहीं है इसकी, चाली है वैसे नीचे हल हुआ हुआ देख लेना। 29, एक ट्यूनिंग फोर्क है, प्रोड्यूस करता है 12 बीट्स पर सेकेंड एक और ट्यूनिंग फोर्क क्यू के साथ। क्यू की फ्रीक्वेंसी 200 है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ पी कितनी हो सकती है, तो भाई 200 है ना, तो 200 का या तो 12 ज्यादा होगी या 12 कम होगी, 212 पे होगा या 188 पर आंसर होगा, तो डेल्टा जवाब है। 30th क्वेश्चन में कह रहा है दो प्रोग्रेसिव वेव हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है, सुपर इम्पोज होती हैं स्टेशनरी वेव पैदा करने के लिए, इन विच एडजेसेंट नोड्स का फासला लैम्डा बाय 2 दिया उसने मुझे, एडजेसेंट नोड का 2 मीटर, तो इसका मतलब है टोटल लैम्डा 4 मीटर होगा। ये बात मुझे पता लगी है, लिखी हुई है, हल की हुई है, ठीक है। इसमें मुझे एक और चीज पता है, फ्रीक्वेंसी एफ पता है। अगर आपने v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा दें तो वेलोसिटी आ जाए आपके पास, ये लैम्डा आ जाएगा, डिस्टेंस निकाल लेंगे आप, वेलोसिटी का स्पीड आ जाएगी v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से, सिंपल। 4 को 250 से मल्टीप्लाई करें 1000 जो है डेल्टा। तो जी बेटा ये अब आपकी टेस्ट जो नेक्स्ट था उसकी भी डिस्कशन कंप्लीट हुई। अब इस